ओके, ब्रेक के पहले क्या रिवाइज किया था जरा देख लेते, फिर आगे बढ़ते हम लोग कि क्या पढ़ना है करके। और सबसे पहले 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट बोलते जाना क्या क्या है करके। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद नेम विच इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसके लिए स्टैंडर्ड कौन सा है सब लोग को ध्यान देना है यहाँ पे, जिसके लिए आपका नंबर है 103। व्हेन आई से बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब 2 या उससे ज़्यादा बिजनेस एक साथ आ रहा है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन है देयर शुड बी अ बिजनेस एंड देयर शुड बी अ कंट्रोल। अच्छा, when do we say कि business exist करता है? There should be input activity, there should be process which has a ability to generate output करके। अच्छा, so in this case अगर मान लो ये तीनों फीचर्स है तो उसको क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। मान लो आप बिजनेस खरीदते हो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस खरीदते हो लेकिन एडमिन और सेलिंग नहीं खरीदते हो तो भी चलेगा क्या? चल जाएगा। अच्छा, अगर आप शेल कंपनी खरीदते हो तो इट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सारी बात होने के बाद अगर हम समरी पे आए तो यहाँ पे अगर कंट्रोल के डेफिनेशन के ऊपर आए तो कंट्रोल के डेफिनेशन में टोटल कितने पार्ट्स है? वैसे 3। वी शुड हैव अ पावर टू डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटीज एंड वी आर एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न एंड वी आर एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल। मतलब ये जो दो पहले के 2 कनेक्शन है, दीज आर एज अ प्रिंसिपल एंड दीज आर एंड कंडीशंस, मतलब तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो व्हेन आई से पावर, तो पावर कब आता है? जनरली पावर हम लोग को आता है ग्रेटर देन 50% पे। बट और ये कंसिडर करते टाइम हमें 50% देखते टाइम क्या देखना है? ऑप्शंस को भी कंसिडर करना है। कब करना है? तो 2 केसेस में करना है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव, कुछ फायदा होने वाला है, मतलब एक्सरसाइजेबल है, या तो आई कैन से दीज आर नॉट डीपली आउट ऑफ मनी विच इज अदर केसेस, तो उस केस में परसेंटेजेस में उसको भी कंसिडर करने का। उसके बाद जरूरी है क्या हमेशा परसेंटेज ग्रेटर देन 50 रहेगा तभी पावर आएगा? नहीं, इवन यू कैन गेट पावर एट लेस देन 100% रहेगा तो भी पावर आ सकता है, प्रोवाइडेड जो बचा हुआ है ना वो वाइडली क्या है? स्प्रेड है करके। अच्छा, इतना याद होता है। उसके बाद वेरिएबल रिटर्न का मतलब यहां पे ये होता है कि आपको जो पैसा मिलने वाला है वो फिक्स नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। एंड व्हेन आई से प्रिंसिपल, तो इसके लिए मैंने बताया था फंड मैनेजर। इवन दो फंड मैनेजर आपका पावर है, वो पूरा म्यूचुअल फंड संभालता है, उसको पैसा भी वेरिएबल मिलता है कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, कमीशन वगैरह, बट स्टिल ही इज एक्टिंग एज ए एजेंट, तो ही इज नॉट द ओनर और ही इज नॉट द वन हु कंट्रोल्स इट। ऐसी बात हुई थी, डन। तो यहां तक इतना बात होने के बाद बेस्ड ऑन दिस वी हैव सॉल्व्ड फ्यू क्वेश्चंस। अब उसके बाद आएंगे इफ इट इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इफ इट इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन मींस इफ देयर इज अ बिजनेस एंड देयर इज अ कंट्रोल विच वी हैव एक्वायर्ड, एंड इफ इट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन तो हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अभी तक हमारे सीरियल नंबर में कितने पॉइंट डिस्कस हुए? 3। पहला बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब क्या, दूसरा बिजनेस मतलब क्या, तीसरा कंट्रोल मतलब क्या। 4th पॉइंट रहेगा अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। चलो लिखते हैं 4th पॉइंट। अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके, इसमें अपना अगर हम देखेंगे तो अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टेप्स है जो जरा पहले लिख लेते फिर समझते। अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन में कुछ स्टेप्स है तो स्टेप्स लिख देना, स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं। स्टेप्स में सबसे पहला रहेगा फर्स्ट, आइडेंटिफाई एक्वायरर। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई एक्वायरर। सेकेंड स्टेप है
आइडेंटिफाई डेट ऑफ एक्विजिशन, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन डेट। थर्ड स्टेप है डिटरमाइन परचेस कंसिडरेशन, जिसको शॉर्टकट में हम पीसी बोल सकते हैं। फोर्थ स्टेप है डिटरमाइन, आप बोल सकते हैं यहाँ पे पीसी के बाद डिटरमाइन INA। INA का फुल फॉर्म याद आता है आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, ठीक है। या तो ठीक है लिखा हुआ इसके पहले भी हमने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। मुझे बताओ INA के बाद कौन सा वर्किंग आता था? गुडविल। तो डिटर्मिनेशन और कैन से कैलकुलेशन। डिटरमाइन गुडविल कैपिटल रिजर्व। और इसके लिए हम लोग को एक चीज और चाहिए रहेगा, इसमें क्या चाहिए रहेगा? NCI, क्योंकि उस फॉर्मेट में NCI भी आता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा, और आगे एक्सेट्रा लिख देता हूं बिकॉज आगे फिर आ जाएगा एक प्रोसेस कंसोलिडेशन का। अभी अपने को हर एक स्टेप पे डिस्कशन करना होगा। जैसे हम लोग ने, एक सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई एक्वायरर, देन आइडेंटिफाई डेट ऑफ एक्विजिशन और एक्विजिशन डेट, डिटरमाइन परचेस कंसिडरेशन, INA वगैरह लिखा हुआ है। अब आपको याद रहेगा तो हम लोग ने इंडेक्स 115 में भी ऐसे कुछ 5 स्टेप लिखे थे और हर एक स्टेप पर डिस्कशन किया था। वैसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ का डिस्कशन थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा रहेगा। तो सबसे पहले कौन सा रहेगा अपना? आइडेंटिफाई एक्वायरर करके, और या तुम नया पॉइंट बना सकते हैं या तो सब पॉइंट। इट इज प्रेफरेबल हम नया ही पॉइंट बना देते हैं। पॉइंट नंबर 4 था, अभी पॉइंट नंबर 5 क्या आएगा? आइडेंटिफाई एक्वायरर करके, मेन पॉइंट आपका। क्या हुआ? नॉर्मली एक्वायरर कौन होता है अगर पूछा जाए? हाउ डू यू आइडेंटिफाई एक्वायरर? द वन हु पेज PC। तो लिख देते हैं नॉर्मली एक्वायरर मींस अ पर्सन हु पेज PC। चलो लिख देते हैं। अगर शॉर्टकट में जो पैसा देता है वो एक्वायरर, बट देर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। वैसा है, देर इज वन एक्सेप्शन। आफ्टर writing this, it is preferable if you leave 3 lines. डॉट मत करना ऐसे, मैं खाली रेफरेंस के लिए मैंने किया ऐसा। अच्छा,
लिव 3 लाइन्स एंड अब समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल के थ्रू से लिख के हो गया था इतना। आई होप अभी तक का स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर है करके, जो थियरी वाला पार्ट था। अच्छा बढ़े आगे। ओके लेट्स राइट वन एग्जाम्पल जिसके थ्रू से ये पूरा क्लियर करते हैं। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ तो देखो चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफाई होते जाएंगे। आप लिखो ना लिखो आपके ऊपर है, आपको समझना है बस। ऐसा मेन अकाउंटिंग आगे स्टार्ट होगा। और यहाँ पे मान लो देयर इज़ वन कंपनी ए लिमिटेड एंड देयर इज़ वन कंपनी बी लिमिटेड। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ए वॉन्ट्स टू ए एक्वायर्स, या तो और ए एक्वायर्स, इसके शेयर्स कितने अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो बी लिमिटेड हैज़ 10,000 शेयर्स एंड ए लिमिटेड हैज़ हाउ मेनी शेयर्स, तो आई कैन से 1,000 शेयर्स। तो ए लिमिटेड एक्वायर्स लेट्स से 10,000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड and pays let's say rupees 2 per share। अच्छा इसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी है क्या एक्वायरर ढूंढना, या फिर यू कैन टेल मी एज टू हु इज एक्वायरर इन दिस केस। There is one company A Limited, there is another company B Limited. A Limited has paid 2 rupees per share for acquisition of 10,000 shares of B Limited. According to you, who is acquirer? A. इसमें कुछ डाउट हो तो बोलो मेरे को। The one who pays PC. समझता है क्यों? बिकॉज अभी वो B के पास, मतलब बी के डिसीजन सब ए लेगा, उसके पास ज्यादा या शेयर्स आ गए सारे के सारे, तो इट इज लाइक होली ओन सब्सिडियरी। नो, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज पीसी कैसे पे किए? नहीं, कैश में। एक सेकेंड, पक्का इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। I got the share and then I paid rupees 2 per share just because last में share है, इसका मतलब पक्का मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ? ठीक है। क्या जरूरी है पीसी हमेशा शेयर्स सॉरी कैश में ही दी जाए? शेयर्स चार चीज है, बोलो। अच्छा उसका कुछ ऐसा अगर कोड वर्ड याद रखना हो तो CSCD, कैश, शेयर्स, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, डिफर्ड कंसिडरेशन करके वैसा। इसमें से वी सिलेक्टेड दिस ऑप्शंस कैश। अच्छा अब इतना होने के बाद चलो अभी अगर मैं बोलता हूं कि मैंने पैसा कैसे दिया है, शेयर्स के थ्रू से दिया है। सो सेम एग्जांपल लिखते नहीं है, सेम एग्जांपल ऐसा लिखते हैं। Same example, but PC is paid एक सेकेंड, PC is paid through शेयर्स। PC कैसे दिए? थ्रू शेयर्स, और उसके लिए एक रेशियो दिया रहेगा। ऐसा कुछ याद आता है? 0.5 शेयर इशूड फॉर 1 हेल्ड, इट इज अ स्वैप रेशियो। उसको बोल सकते हो कि आपने एक्सचेंज किया शेयर, एक्सचेंज रेशियो। हाँ, तो मुझे बताना आपने कितने शेयर इशू किए रहेंगे। आप मतलब ओवर हियर ए लिमिटेड मस्ट हैव इशूड 5,000 शेयर्स।
So A Limited issued ओके। और अब मैं कुछ डिफरेंशिएट कराने जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं अगर आपको पूछता हूँ एग्जांपल में मॉडिफिकेशन करने, मॉडिफाइंग द अबव एग्जांपल, इफ आई से दैट पीसी इज रुपीज पेड इन शेयर्स, इन दैट केस नाउ हु इज एक्वायरर। अब लोग ऐसा लॉजिक क्या बनता है वापस पूछने का, कौन रहेगा एक्वायरर? द वन हु पेज पीसी, और पीसी कौन दे रहा है? ए। पर यहां पे ऐसा नहीं रहेगा, समझते हैं? देखो जरा ध्यान से, इसलिए मैंने बोला ये ऐसा भी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। अच्छा सुनो भी, एक समझते प्री एक्विजिशन। प्री मतलब एक्विजिशन होने से पहले, और एक केस कवर करते पोस्ट एक्विजिशन क्या हो रहा है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। अगर मैं प्री एक्विजिशन की बात करता हूं, पहले ध्यान देना और मेरे को बताते जाना। लेट अस अज्यूम नाउ देयर वर हाउ मेनी कंपनीज एक्चुअली? टू, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ये है ए लिमिटेड, और इसकी जो इसके पास कितने शेयर्स थे? लिखा है क्या तुमने कितने शेयर्स थे? 1000 थे, 1000 शेयर्स। अच्छा, और इसके 1000 शेयर्स लेट्स से दीज आर हेल्ड बाय, तो अगर मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ तो मिस्टर ए लिखता हूँ तो कंफ्यूजन होगा, कुछ तो एक नाम लिख देते ए पे से, अनिल, या तो अजय भी लिख सकते हैं वैसे। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे ए लिमिटेड, यहाँ पे 1000 शेयर्स है। मुझे इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ बी लिमिटेड, अच्छा ध्यान देते जाना ज़रा तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देयर इज़ वन मोर कंपनी बी लिमिटेड, इट हैज़ हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 शेयर्स, एंड दिस 10,000 शेयर्स आर हेल्ड बाय whom? तो लेट्स राइट वन नेम, मिस्टर भावेश करके, हु होल्ड्स दिस शेयर्स। अच्छा, अब मैं आपको पूछता हूँ, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एकदम, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा हूँ, एकदम इजी पूछ रहा हूँ, मुझे बताना ए लिमिटेड। अच्छा एक सेकेंड, पहले अभी ये जो बात हो रही है ये कौन सी वाली हो रही है, तो मैं लिख देता हूँ। अभी जो हमारा डिस्कशन आ रही है कौन सा वाला है? प्री एक्विजिशन वाला। प्री एक्विजिशन में मुझे बताओ ए इज कंट्रोल्ड बाय whom? ए लिमिटेड कंट्रोल्ड बाय whom? कौन है? मिस्टर अनिल, बिकॉज ए से लिमिटेड, ए से अनिल, ओके ठीक है। और अगर इफ आई से बी लिमिटेड इज कंट्रोल्ड बाय भावेश, बराबर। आपको लगेगा सर ये बताने की जरूरत ही नहीं थी, तो हमको भी आता है, बट ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ ये शेयर्स अभी मिले रहेंगे तो किसको मिले रहेंगे? ये वाले 5000 शेयर्स इशूड टू बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड मतलब उसके जो शेयर होल्डर है उनको ही दिया रहेगा जब उनके शेयर्स लिए। तो मुझे बताओ शेयर्स बी लिमिटेड के शेयर्स किसके पास थे? भावेश के पास थे, तो उससे शेयर्स लिए और उसको ए लिमिटेड के शेयर्स दे दिए। इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो अब देखना क्या हो रहा है करके सिनारियो मुझे बताना। पोस्ट एक्विजिशन ए लिमिटेड विल हैव हाउ मेनी शेयर्स? 6000। इज देयर एनी डाउट? 1000 ऑलरेडी थे, 5000 इशू कर दी तो 6000। तो देखना अब मैं क्या लिख रहा हूं, ए लिमिटेड, आई कैन से 1000 प्लस 5000 इज इक्वल टू 6000 शेयर्स। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो उसका बाइफर्केशन, क्या ये सारे 6000 एक आदमी के पास है, अभी दो लोगों के पास है? दो लोगों के पास है ना, मिस्टर अनिल एंड मिस्टर भावेश। सो इफ आई से मिस्टर अनिल एंड ओवर हियर मिस्टर भावेश, मिस्टर अनिल हैज हाउ मेनी शेयर्स? 1000, and Mr. Bhavesh has
5,000। एनी डाउट? नहीं। देयर इज वन मोर कंपनी जो बंद नहीं हुई है, विच कंपनी? बी लिमिटेड। सो लेट मी राइट द नेम, बी लिमिटेड। हु होल्ड्स शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ना कंपनी। पहले स्ट्रक्चर में कोई डाउट है तो बोलो मेरे को, ये जो लिखा गया आपके सामने। नहीं? अब मैं आपको कुछ पूछ रहा हूं, देखना। पोस्ट एक्विजिशन में, पोस्ट एक्विजिशन अगर मैं बोलता हूं ए लिमिटेड कंट्रोल्ड बाय, बोलो कौन आएगा? मिस्टर कौन आएगा? देखना जरा। इसमें कुछ डाउट है? बिकॉज ही हैज़ ग्रेटर, मतलब मोर स्टेक आई कैन से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिस्टर भावेश। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट बी लिमिटेड कंट्रोल्ड बाय ए लिमिटेड and A limited is ultimately controlled by can I say that it means B limited को अभी भी भावेश ही कंट्रोल कर रहा है थ्रू A limited। अब पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कितना गया, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ए लिमिटेड को पहले कौन कंट्रोल कर रहा था? अनिल। बी लिमिटेड को पहले कौन कंट्रोल कर रहा था? भावेश। चेंज किसके कंट्रोल में हुआ है वो देखते हैं। अभी बी लिमिटेड को कौन कंट्रोल कर रहा है? भावेश। पहले भी वही कर रहा था। क्या उसका कंट्रोल शिफ्ट हुआ है क्या? नहीं। समझता है? बी लिमिटेड शिफ्ट किसका हुआ है? ए लिमिटेड का कंट्रोल हुआ है। A limited was being controlled by Mr. Anil. Now it is being controlled by Mr. Bhavesh. So this indicates that this is the case of reverse acquisition. अच्छा, अभी भी दिमाग में नहीं घुसा, चलो ठीक है रुको। अब इस केस में अगर आप देखोगे who is acquirer, actually B limited is acquirer in this case. Last यहां पे आता है पहला एग्जांपल, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने एक्वायर किया बराबर, हाँ मुझे बताते जाना, देखना सिंपल। प्री पोस्ट इधर भी कर देते हैं, प्री पोस्ट। ए लिमिटेड को कंट्रोल कौन कर रहा है मेरे को बता। यहां पे मिस्टर अनिल है मान ले, मतलब अनिल या जो भी, अभी वो तो अनिल है, तो क्या हो जाएगा? और यहां पे कौन है आपका? भावेश। सो टेल मी, बिफोर ए लिमिटेड वाज कंट्रोल्ड बाय हुम? अनिल। एंड बी लिमिटेड वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय भावेश। प्री एक्विजिशन वैसा था। नाउ व्हाट हैपेंड पोस्ट एक्विजिशन? अगर मैं ए लिमिटेड की बात करूं तो ए लिमिटेड के शेयर में कुछ इंक्रीज हुआ है क्या? यहां पे नहीं। The reason what I paid cash, so I have not issued any shares. So still there are 1,000 shares and these are being held by whom? Anil. If I talk about B limited now, so the Bhavesh has like surrendered his shares and instead he got money in respect of that. So as of now, if I talk about these 10,000 shares, these are being held by A limited. And who controls A limited is Mr. Anil. जिसका कंट्रोल शिफ्ट होता है ना, वो एक्वायरी होता है, कि उसको पहले कोई और कंट्रोल कर रहा था और एक्विजिशन के बाद कोई और कर रहा है, या तो ट्रांजिशन के बाद जिसका कंट्रोल सेम ही है वो देख मैं तुझे ये बता रहा हूं, यहां पे भावेश था, यहां पे अनिल था, तो चेंज हुआ बी का कंट्रोल,
तो जिस कंपनी का कंट्रोल चेंज हो रहा है वो एक्वायर ही है। समझा ये चीज, या इसमें डाउट है कि किसी और ने खरीद लिया, पहले कोई और हेल्ड कर रहा था, फिर किसी और ने खरीद लिया उसको, कोई और कंट्रोल ले रहा है, मतलब एक्वायरी हो गई है। तो अब मुझे पता है यहां पे किसका कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है, अगर मैं देखूंगा तो। ये वापस पूरा समझाओ एक बार, देखते जाओ। प्री एक्विजिशन मिस्टर अनिल यूज्ड टू हेल्ड 1000 shares, so Mr. Anil used to control A Limited and Mr. B was having 10,000 shares, so he used to control B Limited. So the case is quite clear over here, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाले केस में कोई डाउट है क्या इसके अंदर? ये क्लियर है? अच्छा आगे जाते हैं। Now what happened, instead of cash I gave them shares, and how many shares? 5,000. So after acquisition now there are how many shares? 6,000, because A के पास पहले 1,000 थे, now it has issued 5,000, टोटल 6,000 हो गए। क्लियर? अब ये 6,000 जो शेयर्स हैं इसका बाइफर्केशन कैसे? अनिल के पास 1,000 है और भावेश के पास 5,000 है, या क्लियर है? और ए लिमिटेड के पास किसके शेयर्स आ गए? बी के, बिकॉज ए ने क्या किया, उसके शेयर्स लिए और उसको कैश दे दिया, सॉरी इधर शेयर्स लिए और शेयर्स दे दिया उसके शेयर होल्डर को, तो ए के पास शेयर्स आ गए। ए के बैलेंस शीट में दिखेगा, देखो सॉरी, ये ए ने क्या दिया है? शेयर्स, और अभी बी के शेयर्स किसके पास है? ए विल से इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड। Now B Limited is controlled by, first of all A Limited is controlled by whom? Bhavesh. Bhavesh. And after issue that is nothing but post acquisition ना, और post acquisition में B को कौन कंट्रोल कर रहा है? A, और A को कौन कंट्रोल कर रहा है? भावेश। मतलब अल्टीमेटली सीधा अल्टीमेट देखूं तो B को भावेश ही कंट्रोल कर रहा है अभी भी। तो कंट्रोल शिफ्ट किसका हुआ? A का या B का? A का। पहले ए को अनिल कर रहा था, अभी ए को भावेश कर रहा है, और जिसका कंट्रोल शिफ्ट होता है वो एक्वायरी है एक तरीके से, अदर वे राउंड। अरे ऊपर से ही समझाया था ना वो कि उसके कंट्रोल में चेंज आ गया। पता नहीं, देखो बी एक्वायरी क्यों, बी एक्वायरर सॉरी पता नहीं क्यों इसको रिवर्स एक्विजिशन बोलते हैं, आपने एसएफए में भी पढ़ा है। व्हेन अ स्मॉल कंपनी एक्वायर्स बिग कंपनी, एज यू कैन सी फ्रॉम नंबर ऑफ शेयर्स, ए लिमिटेड हैज 1,000 शेयर्स, बी लिमिटेड हैज 10,000 शेयर्स, सो हु शुड एक्वायर द बिगेस्ट कंपनी? लेट्स से बी लिमिटेड, मेनी शेयर्स और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह भी ज्यादा रहेगी। तो ए खरीद रहा है तो रिवर्स हो रहा है, छोटा कंपनी खरीद रहा है बड़े कंपनी को, तो उसको रिवर्स एक्विजिशन बोलते हैं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ए एक्वायरर रहेगा, लेकिन हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं देखते। On paper, even though A is acquirer, but from accounting purpose, actually B Limited has acquired A Limited. Now, whatever decisions जो भी होने वाले हैं, A के कौन लेने वाला है? B का पर्सन लेने वाला है। तो वो हो गया ना, A का एक्विजिशन हुआ। तो एक एक्सेप्शन के लिए मैंने लाइन छोड़ा था। अच्छा, इफ यू वांट यू कैन जस्ट स्किप द एग्जांपल, आपको बस वो एक नोट लिखा देता हूं। योर विश, लिख लेते हैं। सो लीव 3 लाइन्स, चलो पहले एग्जाम्पल लिख लो तुम, इतना लिख लो फिर नीचे जाते हैं। और इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है शायद जितना तुम सोच रहे हो, चीज काफी क्लियर है मेरे हिसाब से। स्लाइड ये करना रहेगा तो बता देना। वो CSTD वो खाली वो ये लिखा था, PC का वो मेथड लिखा था, रब कर देते हैं। हाँ नहीं तो
ओके, बढ़े आगे। तो अगर ये लिखा है तो लाइक ये वाला पार्ट भी लिख सकते हो। अगर ऐसा दिखता है तो उतना रखते हैं वहाँ पे, या नहीं दिख रहा? लिखना इसमें एक्सेप्शन में इन केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन मतलब बिग कंपनी, सॉरी स्मॉल कंपनी एक्वायर्स बिग कंपनी। इन केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन the one who pays PC becomes acquiree. Or you can say to whom PC is paid becomes acquirer. अच्छा, तुझे लगा 3 पॉइंट है वैसा? नहीं, वो मैंने बोला 3 लाइन, बिकॉज उसको लिखने के लिए कितना सेंटेंस के लिए लगेगा जगह वो पता नहीं था। और बेस्ड ऑन दिस बस एक्विजिशन के ऊपर 2 क्वेश्चन है अपने पास, एक्वायरर के ऊपर। फिर अपना नेक्स्ट स्टेप आएगा डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन है। फिर एक स्टेप ऐसा आगे आगे जाते जाएंगे। क्लियर? तो अब आते हैं किसके ऊपर? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। लेट्स कम टू क्वेश्चन 29। अगर इतना लिख लिया है तो पेज नंबर 100 पे है क्वेश्चन 29। एक सेकेंड, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी जितना मैंने करा है उसके ऊपर देखते हैं आप आंसर दे पाते हो कि नहीं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, देखते जाना जरा, यहां पे थोड़ी देर ध्यान दो। कंपनी ए एंड कंपनी बी ऑपरेट इन अ पावर इंडस्ट्री एंड बोथ एंटिटीज आर ऑपरेटिंग एंटिटीज। ओके, 2 कंपनीज है ए और बी, ठीक है। कंपनी ए हैज मच लार्जर स्केल ऑफ ऑपरेशन देन कंपनी बी। इससे कुछ लार्ज स्मॉल का पता चलता है। अच्छा, जरा अगर हम लिखते भी जाए इस क्वेश्चन को तो या तो अगर देखो मैं यहाँ पे थोड़ा अगर कलर इसको चेंज कर दे। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं एक ए है और एक क्या है आपका बी। दोनों में से लार्ज कौन सा है? ए, तो ये लार्ज है। उसके बाद ऑब्वियसली मतलब कंपैरेटिवली अगर ये लार्ज बोला है तो इसको क्या बोला रहेगा लोग ने कंपैरिजन में, तो ये स्मॉल है करके देखते हैं। फिर आगे अगर मैं पढ़ता हूं, कंपनी बी मर्जेस विथ कंपनी ए सच दैट शेयर होल्डर्स ऑफ बी विल रिसीव, मतलब कौन पे करेगा? ए। मतलब पीसी कैसे जाएगा आपको समझता है? ऐसे जा रहा है यहां से, ए लिमिटेड इज गोइंग टू पे पीसी। मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा, एज ऑफ नाउ माय फोकस इज ऑन पीसी कौन दे रहा है। डाउट नहीं है ना? अच्छा आगे पढ़ते हैं। वुड रिसीव 1 इक्विटी शेयर फॉर हेल्ड इन 1, ठीक है, 1:1 का रेशियो है। सच दैट सच इशू ऑफ शेयर्स वुड कंप्राइज 20% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंबाइंड एंटिटी। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम ए को बी को खरीद रहे हैं, उसके बाद जो एंटिटी बन रही है मतलब ए वाली अगर मैं बात करूं तो उसमें 20% स्टेक है उसका, किसका? बी का। तो स्टेक बढ़ रहा है क्या ग्रेटर देन 50%? मतलब ये बताना चाहिए कि रिवर्स एक्विजिशन नहीं है। समझा? अगर ये बोला हो जाता पोस्ट कॉम्बिनेशन स्टेक ऑफ बी लिमिटेड इज 60%, तो रिवर्स। कुछ समझ में आता है? आगे, आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द परचेज कंसिडरेशन द प्री मर्जर शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड वुड होल्ड 80% ऑफ ए, मतलब वो लोग 80 हेल्ड करते हैं। तो मैं या तो सिंपल है ना, बड़ी कंपनी छोटी को खरीद रहे, तो ये बराबर है क्या? बराबर है, तो ज्यादा सोचो ही मत। ए इज एक्वायरर अगर लिखना है तो, इसके बाद अगर मैं लिखता लाइन तो लिखता ए इज एक्वायरर करके। क्लियर है? इतना कोई वो ये नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है।
क्वेश्चन, हाँ 29 पेज नंबर 100 में, इधर भी लिख देता हूँ उसका रेफरेंस, एक सेकेंड। क्वेश्चन 29 पेज 100। ये आंसर लिख देना, ए इज एक्वायरर। मैं बस इतना लिख देता हूँ यहाँ पे, ए इज एक्वायरर। ओके, अगर आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 30, उसके आगे ही है, इधर पढ़ते चलो, देखते क्या लिखा है क्वेश्चन 30 के बारे में। कंपनी ए एंड कंपनी बी ऑपरेट इन अ पावर इंडस्ट्री। ओके, बोथ एंटिटीज ऑपरेट आर ऑपरेटिंग एंटिटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग मतलब दोनों भी बिजनेस है करके ऐसा बोल रहे हो लोग। कंपनी ए हैज़ मच स्मॉलर स्केल ऑफ ऑपरेशन दैन बी। अच्छा, इस बार अभी ध्यान देना, देर आर टू कंपनीज ए एंड बी, और मेरे को बताना स्मॉल कौन है इसमें से, ए। तो आई कैन से लार्ज ये है। अच्छा, आगे पढ़ते, कौन किसको खरीद रहा है। कंपनी बी अग्रीज मर्जेस कंपनी ए सच दैट शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड वुड रिसीव। इस बार भी पीसी कौन दे रहा है, ए दे रहा है कि बी दे रहा है, ए। बी रिसीव कर रहा है, इट मीन्स पैसा देखो फ्लो ऐसा जा रहा है पीसी का, कि पीसी इज पेड बाय ए टू बी। बट आगे लिखा हुआ है जो भी शेयर्स मिलेंगे, कुछ नंबर्स दिए, क्या नहीं, मैंने आपको नंबर के साथ करवा दिया है क्वेश्चन, बट कुछ तो 10 शेयर दिए, लेकिन इतना नहीं बताया कि एक के पास कितने शेयर है करके, फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर्स रहेंगे, ये कम रहेंगे या ज़्यादा रहेंगे, कम ज़्यादा वैसे कुछ भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली बड़ी कंपनी है तो ज़्यादा रहेंगे, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी बट स्टिल। और इसको हर एक शेयर के लिए कितना दिया जा रहा है, ज़्यादा दिया जा रहा है 10। मतलब आपको इससे भी पता चलना चाहिए बी लिमिटेड को बहुत ज़्यादा शेयर मिल जाएगा ए का। या तो चलो आगे पढ़ते हैं। सच इश्यू ऑफ शेयर्स वुड कंप्राइज 70% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंबाइंड एंटिटी। और ये जो इशू किया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाद में जो एंटिटी बनी ना, उसमें से 70% ये इशू वाला पोर्शन है, और ये 70% सामने वाले को दिया है, तो मतलब वो अपने कंपनी का होल्डर हो गया, किसका, ए का। ए में उसका 70% स्टेक आ गया। आई होप इतना वो डिटेल में लिखाने के बाद ये डायरेक्टली समझेगा करके। और बाद में आगे, आफ्टर रजिस्टर ऑफ परचेज कंसिडरेशन द प्री मर्जर शेयर होल्डर। प्री मर्जर मतलब मिस्टर अनिल, एक तरीके से जो पहले था उस अपने एग्जांपल में, कंपनी ए वुड 30%, मतलब प्री मर्जर का जो पहले पूरा स्टेक था वो 100% से कहां पे आ गया, 30 पे, और जिनको इशू किया वो 70% पे आ गए। तो एक्चुअली में जिसको पीसी दिया हमने, तो हमने कंट्रोल नहीं लिया, उसने हमारे पे कंट्रोल ले लिया। तो ये कौन सा हो गया, रिवर्स। या तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो छोटी कंपनी बड़ी को खरीद रही है, स्मॉल कंपनीज एक्वायरिंग। तो यहां पे एक्वायरर कौन रहेगा, बी इज एक्वायरर। मैं डिटेल में नहीं लिखा रहा हूं, वो ऊपर है वो क्लियर चार्ट के साथ एकदम। तो मैं यहां पे बस लिख देता हूं, क्वेश्चन 30 पेज नंबर 100, बी इज एक्वायरर। अच्छा, तो वी आर डन विथ 2 क्वेश्चंस विच वर बेस्ड ऑन एक्विजिशन एक्वायरर। अब सेकेंड स्टेप आपको याद है क्या लिखाया था मैंने, क्या, डेट ऑफ एक्विजिशन। वी आर डन विथ दिस। अब आते हैं ये वाले पे, आइडेंटिफाई द एक्विजिशन डेट। मुझे बताओ जनरली एक्विजिशन डेट मतलब कौन सी डेट होनी चाहिए, एक्विजिशन डेट इज द डेट ऑन विच वी गेट द कंट्रोल। ऐसा हो सकता है क्या कि कंट्रोल आज मिले और पैसा बस 20 दिन बाद में दिया जाए, डिले वगैरह हो सकता है, तो पहला पैसे दे दे और कंट्रोल के प्रोसीजर में मिलने में थोड़ा टाइम लग जाए, ऑन बोर्ड हमें आने में टाइम लग जाए डिसीजन लेने केस के अंदर, बिकॉज जरूरी थोड़ी कि शेयर इशू के तो फटाक से होगा, तो इट मे टेक सम टाइम। हमारे लिए कौन सा डेट इंपॉर्टेंट रहेगा, डेट ऑफ एक्विजिशन इज द डेट ऑन विच
control is transferred. Suppose that date is missing in the question, then next preference रहता है date of payment is assumed at date of control. Date of payment जिस दिन पैसा दे रहेगा उस दिन कंट्रोल मिला रहेगा. अलग से कोई डेट दी है कंट्रोल की तो वही हमेशा लेने का, लेकिन अगर कंट्रोल का डेट मिसिंग है तो हम अज्यूम करेंगे जिस दिन पैसा दिया उस दिन कंट्रोल मिल गया रहेगा. तो बस लिख लेते हैं आइडेंटिफाई डेट ऑफ एक्विजिशन. पॉइंट नंबर क्या था आपका 6. ओके, पॉइंट नंबर 6 डेट ऑफ एक्विजिशन. अच्छा, इसको जरा लिख लेते हैं. चलो क्या क्या बोला था. तो डेट ऑफ इज डेट ऑफ एक्विजिशन और एक्विजिशन डेट आप कुछ भी बोलो इज द डेट ऑन विच कंट्रोल इज एक्वायर्ड. If date of control, वैसे वो डी स्मॉल आना चाहिए, वो कैपिटल नहीं आना चाहिए, बट ठीक है वो. इफ डेट ऑफ कंट्रोल इज मिसिंग देन date of payment is assumed as date of control, that is date of acquisition. then तो ये वैसे क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए इतना इजी, बट फिर भी वो उसके ऊपर एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन से वो देख लेते हैं. सबसे पहले अगर मैं प्रेफरेंस वाइज बोलूँ, कंट्रोल वाला डेट देखना है अपने को. व्हाट इफ इट इज मिसिंग, देन पेमेंट वाला डेट देखने का है. सिंपल. फर्स्ट यू शुड गो फॉर सी, इफ इट इज नॉट देयर देन पी. फाइन. लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. 2 क्वेश्चंस आर देयर, स्मॉल क्वेश्चंस. फिर सीधा अपना पार्ट आ जाएगा, वो फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा. आज मतलब वो थियोरी वाला पार्ट एक खत्म हो गया. और लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन. अब ये छोटा सा थियोरी. क्वेश्चन 31 कहीं ना कहीं यहाँ पे रुको जरा देखते हैं. अच्छा 31, तो पेज नंबर है इसका 101. क्वेश्चन 31 पेज 101. बस यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन 31 पेज 101. ओके, लेट्स रीड. आप ही बता दो, भी आपके सामने क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता कि इसको भी मेरे को पढ़ना चाहिए करके वैसा. यू जस्ट टेल मी डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन गुडविल का वगैरह कैलकुलेशन होगा, कैपिटल रिजर्व जो भी है. जस्ट हैव अ लुक, रीड द डेटा and let me know as to what is the date of acquisition according to you. DOA, that is date of acquisition. क्या? हाँ, तो कोई डाउट नहीं है ना, सीधा जिस दिन कंट्रोल मिला उस दिन एक्चुअल में बिजनेस एक्चुअल में तभी एक्वायर हुआ. बस तो बस लिख देते हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू 1 जुलाई. फर्स्ट जुलाई 11. अरे कौन सा डेट है? डेट ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल.
डन, फाइन। अभी एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है बट आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 17 पेज 93 पर लिख दो जरा यहाँ पे, क्वेश्चन 17 पेज 93। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन है। चलो मैं ही पढ़ देता हूँ, क्यों टाइम पास करना। देखो सुनते जाओ। आपने को क्या ढूंढना है, पहले डेट ऑफ कंट्रोल, और वो नहीं है तो डेट ऑफ पेमेंट को मान लेंगे। चलो रीड करते फटाफट। ऑन 9th of April 2012 श्याम लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी स्टार्टेड टू नेगोशिएट विद राम लिमिटेड। तो नेगोशिएशन शुरू होना मतलब क्या, कंट्रोल मिल जाना है क्या? नहीं, आगे पढ़ते हैं। विच इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मर्जर। ठीक है, तो मर्जर के लिए वो पूछ रहा था, नेगोशिएट कर रहा था राम के साथ। ऑन 10th May 2012 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ श्याम लिमिटेड। सबसे पहले देखो, श्याम लिमिटेड ऑन 19th April श्याम लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी स्टार्टेड टू नेगोशिएट विद राम लिमिटेड। एक श्याम है और एक राम है। और फिर आगे बोर्ड का ये कब आया, सॉरी बोर्ड के साथ ये कब लिया, 10th May 2012 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ श्याम लिमिटेड ऑथराइज देयर मैनेजमेंट टू परस्यू द मर्जर विद राम लिमिटेड। राम ने ऑफर किया तो श्याम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या बोला, ऑथराइज किया। कब? 10th May को। आगे ऑन 15th May मतलब कुछ 5 दिन बाद मैनेजमेंट ऑफ श्याम लिमिटेड ऑफर्ड मैनेजमेंट ऑफ राम लिमिटेड 12,000 शेयर्स ऑफ श्याम लिमिटेड अगेंस्ट देयर टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो किसने किसको शेयर्स ऑथराइज दिया है? ऑफर्ड मैनेजमेंट ऑफ राम लिमिटेड 12,000 शेयर्स ऑफ श्याम लिमिटेड। तो कौन किसको दे रहा है? श्याम दे रहा है राम को। तो अगर मैं यहां पे अगर लिखूं वैसे, एक सेकेंड, अगर इसके में लिखना ही हो तो देखो यहां पे है श्याम और यहां पे है राम, और ये इसको क्या दे रहा है? 12,000 शेयर्स दे रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, पीसी को हम लोग हमेशा एरो से बताएंगे। आगे अगर मैं रीड करता हूं, और ये आपको पता, मुझे ये डेट इंपॉर्टेंट है ना, 9th को नेगोशिएट किया बोला, और फिर 15 को शेयर दिया है, ऐसा बोला 15th May को। आगे पढ़ते हैं। सॉरी दिया भी नहीं है, खाली क्या किया है? ऑफर किया है। आगे देखते हैं। ऑन 31st May मतलब कुछ और 15 दिन बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ राम लिमिटेड एक्सेप्टेड द ऑफर। फिर इनका भी मीटिंग हुआ राम वालों का, और उन्होंने बोला चलो ऑफर सही है करके एक्सेप्ट करते हैं। सब्जेक्ट टू लेकिन क्या है? शेयर होल्डर्स हो, कि अगर वो वोट करेंगे और फाइनलाइज करेंगे, मतलब अभी भी सारी चीजें फाइनलाइज नहीं है। ये मतलब बातें चल रही है कि ये चीज कितने में दोगे, आपने बोला इतने में, मतलब क्या खरीद नहीं लिया अभी तक, खाली बातें चल रही है। ऑन 2nd June बोथ कंपनीज जॉइंटली मेड अ प्रेस रिलीज अबाउट द प्रपोज मर्जर। अगेन हुआ नहीं है, आगे होगा ऐसा बोला है करके। ऑन 10th June द शेयर होल्डर्स ऑफ राम लिमिटेड अप्रूव्ड द टर्म्स ऑफ द मर्जर। 10th को अप्रूव, टर्म्स अप्रूव हुए कि हाँ ऐसा हो सकता है इस टर्म्स के ऊपर, और उसके लिए फिर 15th June को शेयर्स वर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ राम लिमिटेड। और फिर शेयर्स कब दिए गए हैं? 15 जून को। एनीवेयर एल्स कहीं पे भी ये लिखा है क्या कि कंट्रोल इस दिन शिफ्ट हुआ है? नहीं तो वो ही लेते थे। बट इन द एब्सेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन जनरली व्हाट वी अज्यूम, द डे व्हेन यू पे यू गेट कंट्रोल ऑन दैट डे इटसेल्फ। सो इन दिस केस किस दिन पीसी दिया जा रहा है? यू कैनॉट से 10th June, अंडरस्टैंड दिस, खाली अप्रूवल हुआ है। मैंने बोला इतने में मेरे को गुड्स खरीदना, आपने बोला ठीक है, फिर मैं 2 दिन बाद आके पैसा देता हूं और गुड्स लेके जाता हूं। अब गुड्स कब लेके जाता हूं वो दिया नहीं है, कंट्रोल वाला चीज, तो मैं बोलता हूं जिस दिन पैसा दिया उस दिन लेके जाता हूं। डेट कौन सा आएगा? हाँ, या तो ऐसे भी याद रख दो जो सबसे लास्ट में आता है वो, बट वो बेकार रहेगा।
नॉर्मली, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर कुछ मार्केट प्राइस दी गई है। मार्केट प्राइस आप कौन से दिन की लोगे? डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, जिस दिन कंट्रोल मिला। तो मतलब मार्केट प्राइस मुझे बताओ कितना रुपया, 12,000 इंटू क्या करना चाहिए? 12,000 इंटू 90 करना चाहिए, बिकॉज ये क्या है आपका डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इंटू 90 तो कितना आता है? और 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 zeros, तो जो भी आता है ये 10,80,000। और पूछा है व्हाट इज द एक्विजिशन डेट एंड व्हाट इज द परचेस कंसिडरेशन इन अबव सिनेरियो। बोलो क्या हुआ? यहाँ पे हुआ रहेगा ना, क्यों नहीं हुआ रहेगा? तो उस दिन आना चाहिए। उस दिन का परचेज करना चाहिए, ऐसा टर्म्स हुआ रहेगा कि मार्केट प्राइस। हाँ, यू हैव टू गिव शेयर्स, एंड जिस दिन हम कंट्रोल ले रहे हैं उस दिन जो दे रहे वो हमारा एक्चुअल में कॉस्ट गया ना। लेकिन अपने पास एक शेयर है, मैंने बोला 2 दिन के बाद मैं आपको शेयर दूंगा, आप मोबाइल देना। तो जिस दिन जाएगा उस दिन मोबाइल आया, तो उस दिन वो कितने का देखेंगे वो। लिखते फिर सिंपल है, इसमें कोई इतना ये नहीं है, लिखो। इंटरेस्ट ऑन पीसी मतलब वहां पे पढ़ा था मर्जर अमालगमेशन में। नहीं समझा, नहीं इंटरेस्ट ऑन पीसी मतलब हाँ, जब डिफर करते परचेज करते। वी टेक प्रेजेंट वैल्यू इटसेल्फ। नहीं यहाँ पे भी है क्या, ऐसे पूछ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ CFS पढ़ा है हमने, अगर हम पैसा 2 साल बाद देते हैं तो आज हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू, और इंटरेस्ट तो आएगा ही ना, वो एक अकाउंट बनेगा डिफर्ड कंसीडरेशन करके, आज प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, फिर उसको धीरे धीरे आगे आगे लेके जाने का। लिख देते चलो। क्वेश्चन नंबर 17 पेज 93। अच्छा ये लिख दिया था, सुनाओ डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है वो। Date of acquisition is equal to date of control not given, date of payment देखने का, फिर preference to उसके बाद, yes it is there, which is I think कहाँ पे डेट है? 15th जून। परचेस कंसिडरेशन, सो फेयर वैल्यू इज ऑलवेज टेकन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन आपने वो ट्रांजेक्शन किया उस दिन कितना रुपया आपने दिया एक तरीके से वो, तो उस दिन की फेयर वैल्यू आएगी। तो यू गिव 12,000 शेयर्स, फेयर वैल्यू एज ऑन दैट डेट इज 90, सो 108 1 2 3 4, दैट्स इट।